नमस्कार दोस्तों। पेंशनर पत्रिका के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की जो भारत के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर डीए, फिटमेंट फैक्टर और एरियर की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार यह तय कैसे करती है कि किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए? 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कैसे तय हुआ था और अब 8वें वेतन आयोग में इसे 56,000 से 69,000 रुपये तक करने की मांग क्यों उठ रही है? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गणित और एक पुराना फॉर्मूला काम करता है, जिसे एयरकॉइड फॉर्मूला और फैमिली यूनिट फॉर्मूला कहा जाता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी फॉर्मूले को आसान भाषा में समझेंगे। भारत में वेतन आयोगों का इतिहास काफी पुराना है। पहले 3 वेतन आयोगों में मुख्य ध्यान सिर्फ इतना था कि कर्मचारी का जीवन किसी तरह चल सके। चौथे और 5वें वेतन आयोग में प्रोफेशनलिज्म और बाजार दरों को जोड़ा गया, लेकिन छठे और 7वें वेतन आयोग में एयरक्रॉयड फॉर्मूला को न्यूनतम वेतन तय करने का आधार बनाया गया। अब सवाल है कि यह फॉर्मूला आखिर क्या कहता है? डॉक्टर वालेस एक्रॉयड के पोषण सिद्धांतों के आधार पर यह माना गया कि एक औसत भारतीय वयस्क को प्रतिदिन लगभग 2,700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। सरकार बाजार में उपलब्ध अनाज, दाल, दूध, सब्जी और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों के आधार पर खर्च का अनुमान लगाती है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, फैमिली यूनिट। सरकार लंबे समय से एक परिवार को 3 यूनिट मानती आई है। कर्मचारी बराबर 1 यूनिट, जीवनसाथी बराबर 0.8 यूनिट, 2 बच्चे बराबर 1.2 यूनिट, यानी कुल 3 यूनिट। इसी आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य खर्च भी जोड़े जाते हैं। कपड़ों के लिए प्रति व्यक्ति 18 गज कपड़ा, आवास खर्च के लिए 7.5% से 10%, बिजली, ईंधन और अन्य खर्चों के लिए लगभग 20%। अब यहां से विवाद शुरू होता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में 3 यूनिट का फॉर्मूला पूरी तरह पुराना हो चुका है। एक कर्मचारी केवल पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाता, बल्कि वृद्ध माता पिता की देखभाल भी करता है। यूनियनों की मांग है कि फैमिली यूनिट को 3 से कम 4 या 5 किया जाए। आज की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? पहली, शिक्षा। निजी स्कूलों की फीस और कोचिंग का खर्च तेजी से बढ़ चुका है। दूसरी, स्वास्थ्य। सरकारी अस्पतालों की सीमाओं के कारण अधिकतर परिवार निजी अस्पतालों पर निर्भर हो गए हैं। तीसरी, तकनीक। मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप अब विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुके हैं। इसीलिए कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुराने फॉर्मूले से आज के मध्यम वर्ग का जीवन स्तर तय नहीं किया जा सकता। अब आइए समझते हैं कि अगर फैमिली यूनिट बदलता है तो वेतन पर क्या असर पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपये तय किया गया था। लेकिन यदि 2026 की महंगाई दर और 4 यूनिट वाले परिवार को आधार बनाया जाए, तो यही गणना 56,000 से 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यहीं से फिटमेंट फैक्टर की चर्चा शुरू होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। कर्मचारियों की मांग थी कि इसे 3.68 किया जाए। अब 8वें वेतन आयोग में यदि फैमिली यूनिट फॉर्मूले में बदलाव होता है, तो फिटमेंट फैक्टर को 3.00 या उससे ऊपर रखना पड़ सकता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक पे पर पड़ेगा, और जैसे ही बेसिक पे बढ़ती है, उससे जुड़े सभी भत्ते भी बढ़ जाते हैं, जैसे 1. HRA 2, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 4, ग्रेच्युटी 5, लीव एनकैशमेंट। यानी सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि पूरे सेवा लाभ में बड़ी वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों की। कई पेंशनर्स सोचते हैं कि फैमिली यूनिट फॉर्मूला तो नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए है, इसका पेंशन से क्या संबंध? लेकिन दोस्तों, आपकी पेंशन आपकी अंतिम बेसिक पे और पे मैट्रिक्स पर आधारित होती है। जब न्यूनतम वेतन बढ़ता है, तो पूरा पे मैट्रिक्स ऊपर चला जाता है। इसका फायदा सीधे पेंशनर्स को भी मिलता है। अब एनपीएस कर्मचारियों की बात करें, तो वहां भी ये मांग उठ रही है कि रिटायरमेंट के बाद की सामाजिक सुरक्षा को न्यूनतम खर्च का हिस्सा माना जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? यदि सरकार पुराने 3 यूनिट फॉर्मूले पर कायम रहती है,
तो वेतन वृद्धि सीमित रह सकती है, लेकिन यदि फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बड़ा लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि इस बार कर्मचारी यूनियनें काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब कर्मचारियों के लिए ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि सम्मानजनक मध्यम वर्गीय जीवन सुनिश्चित करे। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि फैमिली यूनिट फॉर्मूला केवल एक तकनीकी शब्द नहीं है। ये आपके परिवार के जीवन स्तर, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। 8वें वेतन आयोग की बैठकों में सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होने वाली है और पेंशनर पत्रिका पर हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आज के समय में 3 यूनिट का फॉर्मूला सही है या फिर इसमें माता पिता और वास्तविक जीवन के खर्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी जागरूक हो सके। देखते रहिए पेंशनर पत्रिका। जय हिंद।